नमस्ते। आज हम निवेश और मनोविज्ञान की दुनिया में एक कह सकते हैं कि गहरी छानबीन करने वाले हैं। कभी सोचा है कि जिस दिमाग ने हमें हजारों सालों के विकास में मदद की, वही दिमाग जब पैसे की बात आती है तो हमें अजीबोगरीब और अक्सर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। हमारे पास कुछ अकादमिक शोध पत्र हैं और उनमें से एक खास तौर पर भारतीय निवेशकों पर ही किया गया है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि ये मनोवैज्ञानिक जाल, जिन्हें व्यवहारिक पूर्वाग्रह या बिहेवियरल बायसेस कहते हैं, हमारे निवेश के फैसलों को कैसे चुपके से चलाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्मार्ट होने या न होने की बात नहीं है। पारंपरिक सोच ये मानती है कि निवेशक हमेशा सोच समझकर तर्क के आधार पर फैसले लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक वित्त यानी बिहेवियरल फाइनेंस हमें दिखाता है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमारे फैसले अक्सर भावनाओं, डर और दिमाग की कुछ शॉर्टकट से प्रभावित होते हैं। आज हम इन्हीं पूर्वाग्रहों की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि वे भारतीय बाजार में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। एक भारतीय शोध अध्ययन ने निवेशकों के बीच 4 प्रमुख पूर्वाग्रहों की पहचान की है। लॉस एवर्जन यानी नुकसान से बचना, लॉस एवर्जन, हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास, हर्ड मेंटालिटी मतलब झुंड के साथ चलना, और मेंटल अकाउंटिंग यानी दिमागी लेखा जोखा। शुरुआत सबसे बड़े वाले से करते हैं, लॉस एवर्जन। हाँ, और ये वाकई में बहुत बड़ा है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 70% भारतीय निवेशक लॉस एवर्जन से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। 70%? हाँ, 70%। ये बाकी सभी पूर्वाग्रहों में सबसे ज्यादा असरदार है। तो लॉस एवर्जन है क्या? सरल शब्दों में कहें तो 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। कहीं ज्यादा। शोध से पता चलता है कि नुकसान का दर्द हमें फायदे की खुशी से लगभग दुगना ज्यादा महसूस होता है। दुगना? जी, लगभग दुगना। जब हमें कोई वित्तीय नुकसान होता है तो हमारे दिमाग का जो डर वाला हिस्सा है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, अच्छा, वो सक्रिय हो जाता है। ये वही हिस्सा है जो हजारों साल पहले हमें किसी जंगली जानवर से बचने के लिए तैयार करता था। हमारा दिमाग आज भी शेयर बाजार में गिरावट को उसी तरह के खतरे के रूप में देखता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बचाव का तरीका नहीं है? शायद निवेशक बस ज्यादा सावधान हो रहे हैं। इसे पूर्वाग्रह या कमजोरी कहना क्या थोड़ा कठोर नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सावधानी और पूर्वाग्रह में एक बहुत बारीक सी रेखा है। सावधानी तब होती है जब आप जोखिम को समझकर, सोच समझकर कोई फैसला लेते हैं। पूर्वाग्रह तब होता है जब डर आपके तर्क पर हावी हो जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि निवेशक जीतने वाले स्टॉक्स, यानी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बहुत जल्दी बेच देते हैं ताकि मुनाफा हाथ से न निकल जाए। बिल्कुल। और हारने वाले स्टॉक को पकड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि वो कभी तो वापस ऊपर आएगा। एक स्टडी के अनुसार इसी वजह से निवेशक जीतने वाले स्टॉक को हारने वाले स्टॉक की तुलना में 1.7 गुना ज्यादा बेचते हैं। ओहो! जिससे उनके सालाना रिटर्न में लगभग 3.4% की कमी आ जाती है। ये सिर्फ सावधानी नहीं, ये एक महंगा डर है। तो एक तरफ तो हम नुकसान से इतना डरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और अजीब पूर्वाग्रह है जो हमें जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने पर मजबूर करता है, और वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ये दोनों भावनाएं एक ही निवेशक में कैसे मौजूद हो सकती हैं? यही तो इंसान के दिमाग का कमाल है। ओवर कॉन्फिडेंस यानी मुझे बाजार से बेहतर पता है वाली भावना। सर्वे में पाया गया कि 60% भारतीय निवेशक इससे प्रभावित हैं, खासकर ज्यादा आय वाले और जो सीधे शेयर बाजार में निवेश करते हैं। ज्यादा आय वाले क्यों? मुझे लगा था कि वे ज्यादा अनुभवी होंगे। शोध बताते हैं कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि उनकी अपने करियर या बिजनेस में मिली सफलता उन्हें ये विश्वास दिलाती है कि वे हर क्षेत्र में बेहतर फैसले ले सकते हैं, बाजार में भी। अच्छा, एक क्षेत्र की विशेषज्ञता को दूसरे पर थोप देते हैं। सही पकड़ा। उन्हें लगता है कि अगर मैं एक सफल डॉक्टर या इंजीनियर हूं तो मैं स्टॉक भी चुन सकता हूं। इसका नतीजा होता है जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग, बार बार खरीदना और बेचना, और हर ट्रेड की अपनी लागत होती है, ब्रोकरेज, टैक्स, जिससे अंत में रिटर्न कम हो जाता है। लेकिन क्या बाजार में आने के लिए थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं है? वरना तो कोई कभी पहला कदम ही नहीं उठाएगा। बिल्कुल। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में फर्क करना जरूरी है। आत्मविश्वास आपको रिसर्च करने और एक सूचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है,
अति आत्मविश्वास आपको ये मानने पर मजबूर करता है कि आपकी रिसर्च हमेशा सही होगी और बाजार गलत है। और जैसा कि हम जानते हैं, बाजार लंबे समय तक गलत रह सकता है। इतना लंबा कि आपका सारा पैसा डूब जाए। बिल्कुल, ये बात तो सही है। अब आते हैं उस पूर्वाग्रह पर जिसे शायद हम सब ने महसूस किया है, हर्ड मेंटालिटी या झुंड मानसिकता, यानी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर कोई एक खास आईपीओ या क्रिप्टो खरीद रहा है तो मुझे भी खरीदना चाहिए। हाँ, और ये बहुत ताकतवर है। लगभग 65% निवेशक, खासकर म्यूचुअल फंड निवेशक, इससे प्रभावित होते हैं। ये चौंकाने वाला है। मुझे लगता था कि म्यूचुअल फंड निवेशक ज्यादा सुरक्षित तरीके से खेलते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वे भी झुंड के साथ चलने में फंस जाते हैं। बिल्कुल। 2021 के आईपीओ बूम को याद कीजिए। हाँ, ज़ोमैटो, पेटीएम। हाँ, हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा थी। कई लोगों ने सिर्फ इसलिए पैसा लगाया क्योंकि उनके दोस्त, रिश्तेदार और सोशल मीडिया पर सब उसी की बात कर रहे थे। उन्होंने ये समझने की कोशिश भी नहीं की कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है या उसका मूल्यांकन सही है भी या नहीं। और नतीजा हमने देखा। हाँ, क्रिप्टो बूम में भी यही हुआ। जब हर कोई किसी मीम कॉइन के बारे में बात कर रहा हो तो दिमाग के लिए उस भीड़ से अलग सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब चौथे और सबसे अनोखे पूर्वाग्रह की बात करते हैं, मेंटल अकाउंटिंग। ये सुनने में ही बड़ा मजेदार लगता है। यह है भी। मेंटल अकाउंटिंग का मतलब है कि हमारा दिमाग पैसे के लिए अलग अलग गुल्लक या खाते बना लेता है, जबकि सारा पैसा एक जैसा ही होता है। ये अर्थशास्त्र के एक बुनियादी नियम के खिलाफ जाता है कि पैसा तो पैसा होता है, चाहे वो कहीं से भी आए। मैं ये मेंटल अकाउंटिंग वाली बात पूरी तरह समझ सकती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब टैक्स रिफंड का पैसा आया तो लगा चलो उड़ाते हैं, जैसे वो असली पैसा ही ना हो। लेकिन अगर उतनी ही रकम सैलरी से बचानी हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। ये वाकई एक दिमागी जाल है। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। सोचिए, किसी को दिवाली बोनस मिलता है। उस पैसे से विदेश यात्रा का प्लान बनाना या महंगा फोन खरीदना बहुत आसान लगता है। दिमाग ने बोनस के पैसे को आसानी से मिला पैसा और सैलरी को मेहनत की कमाई मान लिया है। एक और क्लासिक उदाहरण है। आप 1000 रुपए के कैलकुलेटर पर 300 रुपए बचाने के लिए शायद 20 मिनट ड्राइव करके दूसरी दुकान चले जाएंगे, लेकिन क्या आप 80,000 रुपए के लैपटॉप पर 300 रुपए बचाने के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे? शायद नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। बचत तो दोनों में 300 रुपए की ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 300 रुपए 1000 का एक बड़ा हिस्सा लगते हैं, लेकिन 80,000 के सामने कुछ भी नहीं। बिल्कुल, हम बचत को कुल कीमत के प्रतिशत के रूप में देखते हैं, न कि एक निश्चित रकम के रूप में। एक और उदाहरण है जिसे ट्रांजैक्शन यूटिलिटी कहते हैं। आप समुद्र तट पर एक फैंसी होटल में एक बियर के लिए 400 रुपए देने को तैयार हो सकते हैं। हाँ? लेकिन वही बियर पास की दुकान पर 150 रुपए की मिले तो आपको महंगी लगेगी। होटल में आप सिर्फ बियर नहीं बल्कि माहौल और अनुभव के लिए भी भुगतान कर रहे हैं। आपको उस डील से एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है। तो ये सब निवेश पर कैसे लागू होता है? भारतीय संदर्भ में इसका सबसे अच्छा उदाहरण रियल एस्टेट में दिखता है। कई निवेशक अपनी जमीन या घर को एक अलग, सुरक्षित और पारिवारिक खाते के रूप में देखते हैं। अच्छा। वे उसे अपने स्टॉक पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं मानते। इस वजह से उनका ज्यादातर पैसा एक ही संपत्ति में फंसा रह जाता है और उनके पोर्टफोलियो में विविधता की कमी हो जाती है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता? हाँ, बिल्कुल नहीं। वे कागज पर अमीर दिखते हैं, लेकिन असल में उनके पास बाजार के उतार चढ़ाव से बचने के लिए कोई सुरक्षा नहीं होती। उन्होंने दिमाग में ही अपने पैसे को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने इन मानसिक कमजोरियों को पहचान लिया है, लेकिन ये वाकई में हमारे पोर्टफोलियो को कितना नुकसान पहुंचाती हैं? क्या इसका कोई ठोस सबूत है? हाँ, बिल्कुल है। जब शोधकर्ताओं ने भारतीय निवेशकों के हजारों फैसलों और उनके रिटर्न के आंकड़ों का विश्लेषण किया तो उन्होंने एक साफ पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि जिस निवेशक में ये चारों पूर्वाग्रह जितने ज्यादा थे, उसका रिटर्न उतना ही कम था। अच्छा, मतलब एक सीधा संबंध है। हाँ, एक सीधा संबंध। और सबसे ज्यादा बुरा असर लॉस अवर्जन का था। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये वास्तविक मापा गया वित्तीय नुकसान है जो लोग अपनी दिमागी कमजोरियों की वजह से उठाते हैं। तो क्या हम हमेशा गलत फैसले लेने के लिए मजबूर हैं? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी खबर यह है कि समाधान मौजूद हैं, और सबसे बड़ा समाधान तो यही है कि हम इस बातचीत को कर रहे हैं, यानी जागरूकता। तो चलिए एक एक करके समाधानों पर बात करते हैं। लॉस अवर्जन से कैसे बचें, उस डर पर कैसे काबू पाएं? लॉस अवर्जन के लिए सबसे पहले अपने देखने का नजरिया बदलें। अपने निवेश को हर रोज या हर हफ्ते ना देखें। इसे 100 मीटर की दौड़ की बजाय एक मैराथन के रूप में देखें।
लॉन्ग टर्म सोचें। हाँ, लंबी अवधि में बाजार ऊपर ही जाता है। दूसरा, भावनात्मक फैसलों से बचने के लिए पहले से ही नियम बना लें। जैसे स्टॉप लॉस लिमिट तय करें कि अगर कोई स्टॉक एक निश्चित प्रतिशत से नीचे जाता है तो आप उसे बेच देंगे, चाहे कुछ भी हो। तो इमोशंस को बाहर कर दें। बिल्कुल, ये भावनाओं को समीकरण से बाहर कर देता है। और ओवर कॉन्फिडेंस और हर्ड मेंटालिटी के लिए क्या किया जाए? ओवर कॉन्फिडेंस के लिए अपने व्यक्तिगत आत्मविश्वास के बजाय आंकड़ों पर आधारित फैसले लें। ये मानकर चलें कि आप बाजार को हर बार मात नहीं दे सकते। और ज्यादा ट्रेडिंग से बचें। हाँ, अत्यधिक ट्रेडिंग से बचें। और हर्ड मेंटालिटी से बचने का तरीका है स्वतंत्र रूप से अपनी रिसर्च करना। सिर्फ इसलिए निवेश ना करें क्योंकि सब कर रहे हैं। अगर खुद रिसर्च नहीं कर सकते तो किसी भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार से सलाह लें जो आपकी और भीड़ की सोच से अलग एक बाहरी नजरिया दे सके। और आखिर में मेंटल अकाउंटिंग के दिमागी खांचों को कैसे तोड़ा जाए? इसका तरीका है अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग हिस्सों में देखने के बजाय एक समग्र रूप में देखना। आपका घर, आपका प्रोविडेंट फंड, आपके म्यूचुअल फंड, आपके शेयर, ये सब आपका कुल निवेश है। एक बड़ी तस्वीर की तरह। हाँ, जब आप इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखते हैं तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं कि आपको कहाँ और पैसा लगाना चाहिए या कहाँ से निकालना चाहिए। तो मूल रूप से सबसे बड़ा समाधान खुद को जानना और अपनी दिमागी कमजोरियों के बारे में जागरूक होना ही है। बिल्कुल, ये जानना कि ये पूर्वाग्रह मौजूद हैं और हम सब इनसे प्रभावित हो सकते हैं, इनसे निपटने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग हमें नुकसान के दर, अति आत्मविश्वास, झुंड का अनुसरण करने और पैसे को अजीब दिमागी खांचों में बांटकर निवेश में धोखा दे सकता है। ये दिमागी शॉर्टकट जो शायद कभी हमारे पूर्वजों के लिए फायदेमंद रहे होंगे, आज के वित्तीय बाजार में हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। इन पूर्वाग्रहों को पहचानना ही इनसे जीतने की आधी लड़ाई है। जब आप अपने फैसलों के पीछे की मनोवैज्ञानिक वजहों को समझने लगते हैं तो आप एक ज्यादा तर्कसंगत और सफल निवेशक बनने की राह पर चल पड़ते हैं। यहाँ आपके लिए एक आखिरी विचार है। एक अध्ययन में पाया गया कि न्यूयॉर्क शहर के टैक्सी ड्राइवर उन दिनों जल्दी घर चले जाते हैं जब काम बहुत होता है और कमाई अच्छी हो रही होती है, और जिन दिनों काम मंदा होता है वे ज्यादा देर तक काम करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका एक रोज का कमाई का लक्ष्य होता है। अच्छा, एक डेली टारगेट। हाँ, जैसे वो लक्ष्य पूरा होता है वे काम बंद कर देते हैं, भले ही उस दिन और भी बहुत कमाई की जा सकती थी। वे अपनी कमाई को एक बहुत ही संकीर्ण एक दिवसीय दायरे में देख रहे हैं। अब ये सोचें, हम कितनी बार अपने निवेश पोर्टफोलियो की जांच करते हैं? रोज, हर घंटे। हाँ, क्या ये लगातार जांच हमें उन टैक्सी ड्राइवरों की तरह नहीं बना रही है जो छोटी अवधि के फैसले ले रहे हैं, जो लंबे समय में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? इस पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।